दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। आज का हमारा टारगेट है 1100 लाइक्स का। मैं जानता हूं कि आप लोग ये इजीली कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि आप सब हो सुपर अमेजिंग। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सिल्वर स्नो वुल्फ बर्फ से ढके एपोकैलिप्स के मैदान पर दौड़ रहा था। डिंग शेनतोंग की सिल्वर हेयर हवा में उड़ रही थी। उसके पीछे एम्बर बैठी थी, जिसने उसका वेस्ट कसकर पकड़ रखा था और अपना सिर उसकी चौड़ी बैक पर टिकाया हुआ था। भूत मर चुका था और उसका डरावना सपना भी खत्म हो गया। अब आगे की लाइफ कैसी होगी उसे खुद नहीं पता। लेकिन जब कोई इंसान इस वर्ल्ड में जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे सरवाइव करना सीखना पड़ता है। पर वो मैन जिससे वो अभी मिली थी, डेंग शेनतोंग, उसने एम्बर को एक कंप्लीट सेफ्टी का फील दिया। डेंग एम्बर को ब्लिजार्ड सिटी ले आया। किसी ने नहीं पूछा कि वो लड़की कौन है। जब तक वो डेंग फैमिली के महल जैसे घर में पहुंची और अनगिनत सर्वेंट्स को उसे सलाम करते देखा, तब जाकर एम्बर को समझ आया कि डेंग शेनतोंग तो ब्लिजार्ड सिटी का एक नोबल यंग मैन है। उसने एक मेड से एम्बर के लिए रूम अरेंज करने को कहा। शावर लेकर नए क्लोथ्स पहनकर एम्बर को डेंग शेनतोंग के रूम में लाया गया, जहां टेबल पर डिलीशियस खाना सजा था। डेंग ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। भूख इतनी थी कि एम्बर कंट्रोल नहीं कर पाई और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाने के बाद डेंग ने उसके पास्ट के बारे में पूछना शुरू किया, पर उसकी असली दिलचस्पी एम्बर की एबिलिटी में थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया था जिससे मैं अपनी बॉडी के लिमिट से फ्री हो गया और स्ट्रांग बन गया? एम्बर ने धीरे से जवाब दिया, लव लेना भी है और देना भी। मेरी एबिलिटी प्यार को महसूस करने और देने की है। उसका फेस हल्का सा रेड हो गया। फिर बोली, जब मैं अपना लव किसी को देती हूं तो वो ब्लेस हो जाता है। मैं इसे कहती हूं, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ अ बिहोल्डर। डेंग शेंतोंग सोच में पड़ गया। तो तुमने यही एबिलिटी वुलियांग के साथ भी यूज की थी, इसलिए वो इतना पावरफुल बन गया? एम्बर ने सिर हिलाया। डेंग की आंखों में सरप्राइज था। ये एबिलिटी तो किसी ह्यूमन फॉर्म अपग्रेडिंग मशीन जैसी थी। अब समझ आया कि ब्लिजार्ड सिटी ने बिना जाने उसे क्लास बी एस्कॉर्ट क्यों कहा। लेकिन अब लगता है उन्होंने भी उसे अंडर एस्टिमेट किया था। वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग एबिलिटी है, डेंग ने कहा। एम्बर बोली, असल में ये पावर मुझे बहुत पहले मिल गई थी। डेंग ने पूछा, ओ, तुम जल्दी म्यूटेट हो गई थी? बहुत जल्दी, उसने कहा। पर उसकी अगली बात ने डेंग को चौंका दिया। मुझे ये पावर एंड ऑफ द वर्ल्ड से पहले मिल गई थी। उसने अपने हेयर को टच किया, जो अब एक साफ सुथरी बन में बंधे थे। रोशनी में उसका फेस डेंग को जाना पहचाना लगा। मेरा स्टेज नेम है लिन हुआनशी। डेंग को याद आया, यही तो वो टॉप एक्ट्रेस थी जो 2 साल पहले एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में स्टार थी। एंड ऑफ द वर्ल्ड से पहले की अवेकेन। डेंग बुदबुदाया। म्यूटेशन का कारण तो सुपरनोवा से आई गामा रे स्टॉर्म को माना जाता है। तो फिर एम्बर का क्या? क्या वो भी हाउ टू की तरह 1 मिलियन में एक थी? एम्बर ने खुद ही जवाब दे दिया। 4 साल पहले मैं नियॉन गई थी, एडो के डायरियो म्यूजियम में। वहां कुछ ऐसा था जिससे मुझे ये एबिलिटी मिली। 1 साल पहले लेट नाइट, बर्फ गिर रही थी। एडो सिटी के कलरफुल नियॉन लाइट्स अब भी चमक रहे थे। ये नियॉन आइलैंड की लास्ट मेट्रोसिटी थी जो एपोकैलिप्स के बाद भी नॉर्मल चल रही थी। एक रुकी हुई कंस्ट्रक्शन साइट पर स्टील स्ट्रक्चर अब भी इस मेगासिटी की पुरानी ग्रैंडनेस दिखा रहे थे। अचानक एक ब्लेजिंग फ्लेम स्काई में उछली और आसमान का बड़ा हिस्सा निगल गई। एक बड़ी स्टील बीम गिरी और स्नो में धंस गई। साथ ही स्काई में जगह जगह बैटल शुरू हो गए। ब्लैक सूट्स में एलियंस हाईटेक वेपन्स के साथ पूरी अलर्टनेस में थे। ये नियॉन नॉर्थ की मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन पेलिकन के मेंबर्स थे। तभी जमीन से एक टेरिफाइंग बॉडी उठी जो स्टील टॉवर जितनी बड़ी थी, जैसे डार्कनेस में कोई डेमन खड़ा हो गया हो। उसने बीम को फेंका और दर्जनों एलियंस उड़ गए। कुछ के पीछे ब्लू विंग्स निकले, लेकिन वो भी हवा में ही मार दिए गए। कोई वेब लाइक थ्रेड से भागने की कोशिश कर रहा था, पर एक कोल्ड लाइट से उसका शरीर आधा कट गया और दीवार पर झूलता रह गया। फिर
एक रेड वॉरियर क्लोथ में मिड एज मैन टॉप बिल्डिंग पर लैंड हुआ। पेलिकन का टाइम खत्म, अब डेमन कोर्ट का राज है। उसने तलवार की म्यान एलियंस की तरफ पॉइंट की। वेपन डाउन करो, सरेंडर करो तो शायद जान बच जाए। एक एलियन चिल्लाया, हमारा बॉस तुम्हें खत्म कर देगा। वॉरियर ने दूर देखा। दो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो मुस्कुराया, तुम उसके बारे में बोल रहे हो? वो तो पहले ही डेड मैन है। ऊंचे आसमान में एक अजीब आदमी जो सफेद आग में लिपटा हुआ था, सूरज देवता की तरह गरज रहा था, गुस्से और बेबसी से। ये था सेकंड जनरेशन अमातेरासु, पेलिकन ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, जिसने फर्स्ट जनरेशन ओकामी बेनीमारू से पद संभाला था। वो नियॉन देश का एक बड़ा पावर हाउस माना जाता था, लेकिन आधे महीने पहले इजुमो संगठन के तबाह होने की खबर आई। सुना गया कि सेकंड जनरेशन त्सुकुओमी को बेरहमी से मारकर उसकी बॉडी टुकड़ों में काटकर शहर की दीवार पर टांग दी गई थी। तभी उन्हें पता चला कि डीमन कोर्ट नाम का एक नया ऑर्गेनाइजेशन अचानक जापान में उभर आया है। पेलिकन ने इसे सीरियसली लिया और नॉर्दर्न किंगडम की सारी एलाइट फोर्स को इकट्ठा कर लिया। पर किसी ने नहीं सोचा था कि डीमन कोर्ट पब्लिकली वॉर डिक्लेयर कर देगा, एदो में फाइनल बैटल की चुनौती देते हुए। पेलिकन को लगा ये उनके होम ग्राउंड पर लड़ाई है तो जीतना आसान होगा। सबने मिलकर डीमन कोर्ट को मिटा देने का फैसला किया। लेकिन अब सेकंड जनरेशन अमातेरासु खून थूक रहा था, बुरी हालत में था। स्टील फ्रेम पर लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, जो उसकी अपनी आग से पिघल रहा था। उसके सामने एक पतला सिल्वर करली हेयर वाला लड़का खड़ा था, चेहरे पर शैतानी स्माइल के साथ। क्यों क्यों? अमातेरासु ने चिल्लाते हुए कहा, इतनी पावर नियॉन में पैदा नहीं हो सकती। तू है कौन? लड़का ऊपर से कूदकर सामने आ खड़ा हुआ। ये गॉड्स विल है साले, तू तो सिर्फ एक पपेट है, कोलंबिया और हुआशू से डरने वाला। जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का हक तुझे नहीं। अमातेरासु की आग भड़क उठी, पीछे एक डेमन गॉड का रूप बन गया। वह गरजते हुए लड़के पर झपटा। लड़के ने स्माइल करते हुए दौड़ लगाई और सीधा टकरा गया। सिर्फ 3 पंच में अमातेरासु का शरीर टूट गया। अंदरूनी अंग और हड्डियां चकनाचूर हो गई। सफेद आग, जो कभी न बुझने वाला सूरज थी, अब एदो कैसल के आसमान से मिट चुकी थी। बाकी पेलिकन सोल्जर्स सदमे में चीख पड़े, लेकिन लड़के ने तलवार निकाली और एक ही झटके में दर्जनों सिर उड़ा दिए। जो एलियंस जिंदा बचे थे, उन्होंने डर कर हथियार डाल दिए और उसके सामने झुक गए। लड़का जोर से हंसा, अब यह देश मेरा है, ईविल बॉय का। उसने अमातेरासु की बॉडी को कूड़े की तरफ फेंका, पॉकेट से स्प्रे पेंट निकाला और स्टील फ्रेम पर लिखा, आसमान मर चुका है, अब नया राजा आएगा। नियॉन की हुआशू कल्चर से गहरी जुड़ाव थी, इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट समझ में आती थी। केवल 16 साल का दिखने वाला वो लड़का खुद को अब नियॉन का लॉर्ड घोषित कर चुका था। उधर जमीन पर घुटनों के बल बैठे एलियंस में से एक मजबूत मिडिल एज मर्द चिल्लाया, यह खत्म नहीं हुआ। पेलिकन का कोलंबियन नेवी से एग्रीमेंट है, बिना उनकी परमिशन वॉर शुरू करने पर वो शांत नहीं बैठेंगे। ईविल बॉय ने उसे घूरा, कोलंबिया नेवी? वो क्या चीज है? आदमी बोला, जापान हमेशा उनके हिसाब से चला है। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद वही यहां के असली मालिक है। अगले ही पल ईविल बॉय ने मुंह से हाई एनर्जी बीम निकाली और उस आदमी को राख में बदल दिया। बाकी सब एलियंस डर के मारे जमीन पर सिर पटकने लगे। अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, अब जो मैं कहूंगा वही होगा। तभी वेस्ट की ओर से एक ठंडी हवा चली और दो फिगर तेजी से किसी बिल्डिंग की छत पर आकर खड़े हो गए। एक लंबा चौड़ा आदमी, रेड क्लोक और ब्लू मास्क पहने, छाती पर हाथ रखे नीचे सबको देख रहा था। उसके पास काले आर्मर में एक स्नाइपर खड़ा था, जो अंधेरे में लगभग गायब हो चुका था। पहले आदमी ने कमर पर हाथ रखकर कहा, व्हाट्सअप मैन, कोई बताएगा यहां क्या चल रहा है? पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। हर कोई पहचान गया था, कोलंबियन फ्लीट का टॉप ऑफिसर मेजर जनरल स्टॉर्म लॉर्ड कैट आइल्स। ये वही आदमी था जिसकी मौजूदगी नियॉन के लिए एक अल्टीमेट थ्रेट मानी जाती थी। ईविल बॉय की आंखों में चमक आ गई। तो तू ही है कैट आइल्स? तुझसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी। कार्टियर्स के चेहरे की स्माइल पल भर में गायब हो गई। तुम रिबेलियन की प्लानिंग कर रहे हो?
उसने उस ईविल लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, तू एक गंदी रेस का नीच क्रिएचर है। ये मत समझना कि मैं तुझसे ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं तो तुझे ह्यूमन समझ रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो तेरी पूरी फेक रेस को प्लेनेट से मिटा सकता हूं। इतना कहते ही सीन का एटमॉस्फेयर बहुत टेंस हो गया। डीमन कोर्ट के लोग अपने डर को सप्रेस करते हुए फाइटिंग पोजीशन में आ गए, लेकिन कैटिलस के फेस पर अब भी एक प्लेफुल स्माइल थी। उसके पीछे यासिन कैनेरो, जिसे पियर्सर कहा जाता है, ब्लैक कॉम्बैट आर्मर में साइलेंटली अपनी स्नाइपर राइफल उतार रहा था। उसी टाइम कैटिलस और कैनेरो को दूर से एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑपरेशन महसूस हुआ। उन्होंने बाकी सबको इग्नोर किया और उस डायरेक्शन में देखा। नाइट के कवर में एक आयरन टावर पर 3 ब्लैक रोब वाले फिगर्स खड़े थे। कोई मूवमेंट नहीं, कोई वर्ड्स नहीं, लेकिन सिर्फ उनकी प्रेजेंस से ही 2 आइप्सिलन लेवल इनह्यूमंस, कैटिलिस और कैनेरो, दबाव में आ गए। कैटिलिस स्माइल किया और ट्वाइलाइट हल्का पीछे हट गई ताकि वो उन तीनों ब्लैक रोब्ड फिगर्स और ईविल बॉय को साथ में ऑब्जर्व कर सके। ईविल बॉय ने अंगूठा खुद की तरफ किया और घमंडी अंदाज में हंसा। अब ये प्लेस मेरी है, ज्यादा ट्रबल मत क्रिएट करो। कैनेरो की आवाज आर्मर से थोड़ी मफल होकर आई। क्या तुम इतने नईव हो कि सोचते हो तुम हमसे कम्पीट कर सकते हो? तुम्हारे पास कुछ पावरफुल दिखने वाले एलियंस हो सकते हैं, लेकिन तुम वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री से वीक हो। तो क्या तुम अभी भी हमारा एनिमी बनना चूज कर रहे हो? कोलंबिया की ओशन फ्लीट के पास हाई यील्ड लव ऑफ डेथ मिसाइल्स लॉन्च करने की अथॉरिटी है। अगर चाहें तो 1 मिनट में ए2 को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इविल बॉय की आंखों में डार्क शेड आया और वो स्नीयर करते हुए बोला, अगर डेडली फाइट चाहिए तो मैं तुम्हें और पूरी कोलंबिया की ओशन फ्लीट को भी मिटाने को रेडी हूं। कैनेरो ने स्लोली कहा, हम एनिमीज नहीं हैं, यहीं स्टॉप करते हैं। उसने अपनी ब्लैक स्नाइपर राइफल वापस रख दी। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि नियॉन को कौन कंट्रोल करता है। बस तुम कोलंबिया के पार्टनर बनकर ओशैनिक रीजन को स्टेबल रखो, वही काफी है। इविल बॉय ने घूरते हुए हर वर्ड पर जोर देते हुए कहा, लेकिन अब से जापान के अफेयर्स में तुम इंटरफेयर नहीं करोगे। यहां का डिसीजन मैं लूंगा। कैटिलिस ने हंसते हुए कहा, यह किड कितना एरोगेंट है। कैनेरो ने कहा, अभी उसके पास एरोगेंस का कैपिटल है। पेशेंस रखो कैप्टन, अभी हमें क्लैश की जरूरत नहीं है। उसने दूर खड़े तीनों गाइस की तरफ इशारा किया। हमें इन लोगों की डिटेल्स नहीं पता। अगर फाइट हुई तो लॉस हमारा होगा। कैटिलिस ने डीप ब्रीथ ली और ईविल बॉय को घूरते हुए बोला, गुड बॉय, गॉड ब्लेस यू। जमीन से एक चिपचिपा लिक्विड सब्सटेंस निकला और कार्टियरस और कैनेरो उस पर राइड करते हुए एदो कैसल से डिसअपियर हो गए। रास्ते में कैनेरो ने ये इंफॉर्मेशन फॉरेन नेवल बेस भेज दी। नियॉन आइलैंड्स, एडो कैसल, एक मिस्टीरियस आइप्सिलन क्लास एलियन देखा गया और एक सस्पेक्टेड अननोन सिविलाइजेशन का क्लू मिला है। कैटिलिस ने पूछा, तुमने उन लोगों का चेहरा ठीक से नहीं देखा तो कैसे श्योर हो कि वो अननोन सिविलाइजेशन से है? कैनेरो ने कामली कहा, अपोकैलिप्स के बाद नियॉन के मोस्ट रिसोर्सेस हमारे कंट्रोल में है। फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग म्यूटेंट अचानक अपीयर हो जाए, ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं। और वर्ल्ड वाइड मिस्टीरियस सिविलाइजेशन कॉन्टैक्ट्स को देखो, इसी एक्सप्लेनेशन में सबसे ज्यादा लॉजिक है। अब टाइमलाइन थोड़ा पीछे जाती है, जब झांग ये साउथ वेस्ट रीजन से लौटा। ब्लैक चैरियट लेवल के 20,000 पॉइंट्स तक पहुंचने के बाद उसके बॉडी में सबएटल चेंजेस आने लगे। अब उसे नींद में कानों में विस्परिंग ज्यादा सुनाई देती थी, बट अब वो उसे खतरा नहीं बल्कि सोल की कोई नेचुरल वॉइस लगती थी। डॉक्टर जोकर और गिनियस गर्ल यांग शिनशिन भी इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। झांगी ने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। नैश कंट्री की ट्रिप में उसने 2 टॉप एलियंस लाई और सेम्बामू की एनर्जी ऑब्जॉर्व की थी और अब वो धीरे धीरे उसे अपनी स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। उसकी पूरी टीम भी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को देखकर अंदर से बदल गई थी। उन्हें समझ में आया कि एक प्रिमिटिव सी दिखने वाली सिविलाइजेशन भी इतनी पावरफुल हो सकती है कि एक पूरा ह्यूमन नेशन डिस्ट्रॉय कर दे। अब वो सब अपने ट्रेनिंग को लेकर और ज्यादा सीरियस हो गए, लेकिन जांगी को सबसे बड़ा सरप्राइज
फैटी शू ने दिया। वो अब भी हमेशा की तरह हंसता रहता था, लेकिन अब वो ट्रेनिंग में कभी भी स्लैक नहीं करता। इवन सीक्रेटली खुद भी प्रैक्टिस करता था। झांगी ने एक दिन उससे कैजुअली पूछा, तू इतना सीरियस क्यों हो गया? फैटी शू ने मुस्कुराकर सिर खुजलाया और कहा, बस एक थ्री आइड पर्सन की वजह से। वो एक ओल्ड मैन था जिसने पूरी लाइफ स्टडी की थी और वो हमारे साथ आउटर वर्ल्ड देखना चाहता था, लेकिन वो मर गया मेरी आंखों के सामने। फैटी शू ने एक डीप ब्रीथ ली। उसकी आंखें थोड़ी वेट लग रही थीं। मैं सोच रहा था, अगर मैं तब स्ट्रांग होता तो शायद वो जिंदा रहता। अब मैं चाहता हूं कि अगर दोबारा ऐसा टाइम आए तो मैं अपने और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। उसने झांगी की तरफ देखा। बॉस, मैं बर्डन नहीं बनना चाहता। हर चीज के लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। मुझे अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए पावर चाहिए। फैटी शू की बात सुनकर झांगी ने जोर से उसके कंधे पर हाथ मारा। मुझे पता था ये दिन कभी ना कभी जरूर आएगा। अच्छा है कि तूने खुद से समझा। आगे कुछ भी चाहिए तो बता देना। सेंटीपीड ब्रीडिंग फार्म अब अच्छे से डेवलप हो गया है। तुझे एन लिमिटेड एसेंस मिलेगा। टैलेंट थोड़ा कम भी हो तो कोई बात नहीं। हमारा बड़ा फैमिली और बड़ा बिजनेस है। मैं तब तक सप्लाई करूंगा जब तक तू सोख नहीं सकता। बस कमजोर होना कोई बड़ी बात नहीं। जरूरी ये है कि तू समझे, स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। इस दुनिया में आखिर में इंसान खुद पर ही डिपेंड करता है। पहले झांगी ने कभी फैटी शू को फोर्स नहीं किया था कि वो मेहनत करे या माइंडसेट बदले, क्योंकि इंसान की नेचर बदलना मुश्किल होता है। स्ट्रांग वही बनता है जो खुद समझे कि जरूरी है। झांगी ने उसे बहुत मौके दिए। आखिर में जब कोई अपनी कमजोरी को महसूस करता है, तभी पावर की चाह होती है। अगर फैटी शू को यह एहसास नहीं होता तो वो बैटलफील्ड में मर जाता, और झांगी इसके लिए रेडी था। फैटी शू ने भावुक होकर कहा, थैंक यू बॉस, लेकिन एक सवाल है। उसने सिर खुजाया। ये सुपर पावर, इनको ट्रेन कैसे करते हैं? अभी उसकी आइस और स्नो पर कंट्रोल तो बढ़ा है, पर एक्सपीरियंस कम है और कोई सिस्टमैटिक तरीका भी नहीं। झांग यी ने सोचा और कहा, ये तो तुझे खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं भी सब खुद ही ट्राई करता रहा हूं। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। लिमिटेड एबिलिटी को अनलिमिटेड सिचुएशंस में अप्लाई करना सीख। जैसे झांग यी की एबिलिटीज, अल्टरनेट स्पेस, वॉइड पावर और टाइम पावर। हर बैटल में कॉम्बिनेशन से नए स्किल्स बनते हैं। कोई सिस्टमैटिक ट्रेनिंग नहीं है अभी। दुनिया खत्म हुए 3 साल ही हुए हैं। बॉस, समझ गया, मैं खुद से सीखूंगा, फैटी शू ने जोश में कहा। झांग यी ने फिर कहा, पर हां, एक बंदी है जिससे तू हेल्प ले सकता है, तेरी पुरानी लौंडिया ली यांग यांग। फैटी शू थोड़ा शर्मा गया। ओ बॉस, फिर से वही बात। सीरियसली कह रहा हूं, वो शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट में हाई लेवल सुपर है और वहां पर रिसर्च सबसे एडवांस है। वो शायद तुझे कुछ यूजफुल बता सके, और अगर कुछ बढ़िया सीखा तो शेयर करना मत भूलना। बिल्कुल, फैटी शू हंस पड़ा। इसके बाद तियानहाई सिटी में सब शांत रहा। झांगी को कोई एस लेवल मिशन नहीं आया और उसकी टीम ने खूब तरक्की की। सेंटीपीड फार्म फिल युआनशी माइन के कॉम्बो से लो लेवल म्यूटेंट्स जल्दी ग्रो कर रहे थे। टीम की एबिलिटी पॉइंट्स इस तरह बढ़ी। झांगी 20,000 हुआ 13,000 जो कियर और मुयान, 9,500 फैटी शू और यू जिगुआंग, 9,000 यांगसिया, 9,200 लुकेरान, 9,800 लियांगयुए, 9,999 यिप्सिलॉन के बहुत पास। अभी सबकी ग्रोथ इंडेक्स लेवल पर है, पर असली टेस्ट बैटल में ही होगा। सपोर्ट क्लास वाले जैसे जो कियर और यांगसिया डेली यूज से जल्दी ग्रो कर रहे हैं। लियांगयुए को सोर्स ऑफ गॉड का फ्रैगमेंट मिला, जिससे उसका यिप्सिलॉन में एंट्री पक्का है। बस सही मौका चाहिए। लू केरान ने भी गॉड सोर्स के असर से 9,800 तक पहुंच लिया और अब वह मटेरियल एनालिसिस में मास्टर बन चुकी है। उसने झांगी के लिए एक नया वेपन बनाने की तैयारी की। मेरे पास अब सोर्ड इन द ट्री है। ये रीजन रेट हो सकता है, पर फायर से डरता है और अटैक लिमिटेड है। होली जजमेंट स्ट्रांग है पर सीमित। क्या दोनों को मिलाया जा सकता है? लू केरान ने कहा, अगर सोड इन द ट्री को ये मेटल से पूरा बना दे तो शायद हो सके, पर बॉस, उसका ब्रांडेड साथी
को ट्रांसफॉर्म करना मुश्किल है। मुझे यिप्सिलॉन तक पहुंचना होगा, तब तक वेट करना पड़ेगा। झांगी मुस्कुराया। फिर लू केरान ने कहा, पर अभी एक ऑप्शन है। मैं नैनो रोबोट्स बनाऊंगी ये मेटल से और बॉस के शरीर में डाल दूंगी। इससे उसकी अटैक पावर और फायर रेजिस्टेंस दोनों बढ़ेंगे। झांगी ने हामी भरी और बॉस को सौंप दिया। कुछ समय बाद लू केरान ने एक डार्क सिल्वर ब्रेसलेट दिखाया। ये रहा तेरा न्यू वेपन। ये बॉस है? झांगी चौंका। लू केरान मुस्कुराई। उसका शरीर प्लांट में बदल सकता है, बस कोर पार्ट से रीजनरेशन पॉसिबल है। इसलिए चिंता मत कर, अब ये ब्रेसलेट ही तेरी सबसे पावरफुल तलवार है। झांगी ने ब्रेसलेट पहन लिया और उसे ट्राई किया। अब बॉस मर चुका है और पेड़ में फंसी वो तलवार ही बची है जो उसके कोर से बनी थी। ब्रेसलेट में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक कोर ने उस तलवार को स्टिम्युलेट किया, रेची, जिससे वो रिएक्ट करके एक तेज तलवार में बदल गई। झांगी ने उसके इंटेलिजेंट सिस्टम को कंट्रोल करने वाली डिवाइस से खास तरीके से कंट्रोल करना शुरू किया। एक्टिवेट सुपर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म, उसने ऑर्डर दिया। अगले ही पल वो सिल्वर ग्रे ब्रेसलेट बदलने लगा। दर्जनों पतली बेलें निकलकर उसकी बाहों को लपेटने लगी और एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगी। कुछ ही देर में वो फिर से 100 बेलों वाली तलवार जैसी वेपन बन गई। लेकिन अब उसका रंग पौधों जैसा हरा नहीं, बल्कि एक आक्रामक सा सिल्वर ग्रे था। झांगी मैनर के बाहर आया, तलवार उठाई और वॉइड की ताकत से उसे आगे की तरफ तेजी से स्विंग किया। मैनर के सामने जमी हुई लूजियांग नदी एक जोरदार धमाके के साथ फट गई। 10 मीटर मोटी और हजारों मीटर लंबी बर्फ हवा में बिखर गई। तलवार की ताकत हैरान करने वाली थी। सिर्फ इस वजह से मैं खुश हूं, छांगी ने सोचा, क्योंकि जैसे जैसे मैं स्ट्रांग बनूंगा, मेरी वेपन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। अब उसके पास एक ऐसी वेपन थी जो ग्रो कर सकती थी, यानी इवॉल्व होती जा रही थी। इधर लू केरान बाकी लोगों की वेपन्स को अपग्रेड करने में लगी रही। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर बदलना आसान नहीं था, इसलिए बाकियों की वेपन्स सिर्फ बेसिक लेवल पर ही अपग्रेड की जा सकी, लेकिन वो भी आम एडामेंटियम से बेहतर बन गई। दूसरी तरफ 2 महीने की रिसर्च के बाद यांग शिनशिन ने शुए जोंग नोट्स के कुछ हिस्सों को डिकोड किया। झांगी जब कंट्रोल रूम में पहुंचा तो कई स्क्रीन्स पर डेटा, टेक्स्ट और इमेजेस भरे हुए थे। यांग शिनशिन चॉकलेट चबा रही थी और स्क्रीन पर ध्यान लगाए थी। उसे देखकर वो बोली, भाई, आप आ गए। सुना है कोई न्यू डिस्कवरी की है? हाँ, उसने कहा, स्लो चल रहा है, पर यह डेटा काफी यूजफुल है। स्क्रीन पर एक एंशिएंट टेक्स्ट खुला, जिसे देखकर झांगी समझने लगा कि नैश देश के स्कॉलर शुए जोंग के नोट्स में क्या लिखा है। वो लिखता है कि वॉरियर्स की ताकत अंदर से आती है, यानी आत्मा से। नैश देश में माना जाता है कि आत्माएं होती हैं और रीइंकार्नेशन भी। इसीलिए उन्होंने सोल पावर कलेक्ट करने के लिए एक ऑल्टर बनाया, होली स्पिरिट टेम्पल। माना जाता है कि मरने के बाद आत्मा ऊपर जाती है और वहीं सबसे ऊंचाई पर बना है वो टेम्पल। झांगी को यह देखकर झटका लगा। क्या ये वही स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस है? क्या आत्माएं सच में होती हैं? फिर एक और शॉकिंग बात सामने आई। उसी टेक्स्ट में लिखा था कि मैं, अल्बर्गेस्टिंग, मानता हूं कि ये सब इमेजिनेशन है। आज तक किसी ने सोल को देखा नहीं। झांग यी को थोड़ा सुकून मिला, शायद ये सब मिथ्स ही हो। लेकिन नीचे की एंट्री और भी हैरान कर देने वाली थी। अगस्त 3829। आसमान में पर्पल लाइट थी। टेम्पल हिल रहा था। शायद मैं गलत था। फरवरी 3830। बहुत से लोग मरे। वॉरियर्स की ताकत बढ़ गई। शायद टेम्पल आत्माएं ले रहा है। आखिर में लिखा था, शायद ये सारी मिथ्स असली इतिहास है। शायद कागागो ने सच में ये दुनिया बनाई और फिर डिस्ट्रॉय की। श्वेजोंग नोट्स का डिसाइफर्ड हिस्सा पढ़कर झांग यी अंदर तक हिल गया। श्वेजोंग के एनालिसिस के मुताबिक 3 आंखों वाली स्पीशीज में अचानक वॉरियर्स या एलियंस जैसे बीइंग्स का आना उसी टाइम हुआ जब दुनिया के एंड की शुरुआत हुई। पहले भी कुछ पावरफुल लोग थे, पर वो इतने टेरिफाइंग नहीं थे। होली स्पिरिट टेम्पल की सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स कलेक्ट करने की एबिलिटी भी वर्ल्ड एंड के बाद ही एक्टिवेट हुई। आत्माओं को कलेक्ट करने की पावर, महाविनाश, और ये नाम फिर से कागागो।
जहांगीर ने माथा पकड़ा। दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में क्या चल रहा है। यांग शिनशिन बोली, अब तक की जानकारी से हम दो इंपॉर्टेंट बातें निकाल सकते हैं। एक उंगली उठाकर उसने कहा, पहली, होली स्पिरिट टेम्पल और चिनलिंग के नीचे का पर्पल पिरामिड दोनों एनर्जी कलेक्शन डिवाइसेस है। स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस उनकी क्रिएशन है। पर वो कलेक्ट क्या करते हैं? उसने ऊपर देखा, जैसे स्काई के पार देखना चाहती हो। टेम्पल हजारों साल तक इनएक्टिव रहा, लेकिन वर्ल्ड एंड के 2.5 ईयर्स पहले एक्टिवेट हुआ। उस टाइम सरफेस वर्ल्ड में सबसे बड़ा इवेंट था, फ्रोजन अपोकैलिप्स, मैसिव ह्यूमन डेथ। फिर उसने झांगी की आंखों में देखा। भाई, एक गेस है, सुनोगे? झांगी ने सर हिलाया। बोलो। ह्यूमंस के पास एक स्पेशल एनर्जी फील्ड होती है, ओरिजिन अनक्लियर बट रियल। वर्ल्ड एंड ने 95% पॉपुलेशन को मार दिया। ये एनर्जी प्लैनेट में फ्री हो गई। बच गए ह्यूमंस ने उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया, जिससे म्यूटेंट्स का एमरजेंस हुआ। एलियंस भी शायद ऐसे ही इवॉल्व होते हैं, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके, जैसे हंटिंग। नेचर के थ्रू मैस डेथ से भी यही एनर्जी रिलीज होती है, और अंडरग्राउंड ट्राइब्स ने इसे कलेक्ट करने के लिए पुराने जमाने में ही सिस्टम्स बना लिए थे। झांगी ने कहा, सुना है प्लैनेट पे 5 बार मैस एक्सटिंक्शन हुआ है। हो सकता है वो ट्राइब्स 5 जनरेशंस ऑफ ह्यूमंस हो। उनका इंटेलिजेंस मॉडर्न ह्यूमंस से भी आगे लगता था। यांग शिनशिन ने एग्री किया। डिजास्टर से बचने के लिए उन्होंने सरफेस छोड़कर अंदर चला जाना चूज किया, जैसे किसी हाउस में वॉल्स छोड़कर अंदर के रूम्स में चला जाना। जांग ये सोच में पड़ गया। एक ठंडी सी फीलिंग उसकी बॉडी में दौड़ गई। अगर सब पास्ट सिविलाइजेशंस भी डिजास्टर से बच नहीं पाई, तो हम भी उसी पाथ पर हैं। पर हम तो सरवाइव कर गए थे आईसाइट से। यांग शिन शिन ने काल्मली कहा, मतलब असली क्राइसिस अभी आया ही नहीं। जांग यी को समझ आ गया था, पर वो फेस नहीं करना चाहता था। गेटकीपर बाई लोंगजी और नैश रॉयल फैमिली तक अंडरग्राउंड चली गई थी। डिजास्टर क्या होगा? तो हमें प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, और शायद अंडरग्राउंड रिफ्यूज बेस बनाना चाहिए। फ्रेमॉन्स भी शायद मिनरल्स के लिए नहीं, फ्यूचर डिजास्टर्स के लिए अर्थ ड्रिल कर रहे थे। यांग शिनशिन ने प्रैक्टिकल वे में समझाया, अंडरग्राउंड सिटी बनाना आसान नहीं है। सही जगह चाहिए, रिसोर्सेज और अर्थक्वेक प्रिडिक्शन जैसे एडवांस टेक चाहिए। जांगी को याद आया, नैश इतना बड़ा था कि डजन्स ऑफ ह्यूमन सिटीज के बराबर। इवन मॉडर्न ह्यूमंस के पास भी शायद 100 ईयर्स और टोटल कून ऑपरेशन के बिना ऐसा बनाना इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमें अभी तक पता ही नहीं फाइनल डिस्ट्रक्शन क्या होगा। वोल्केनो, सुनामी, आइस या कुछ और। पर वो चीज इन सबसे ज्यादा टेरिफाइंग होगी। झांगी ने सडनली पूछा, शिनशिन, क्या हम स्टारी स्काई में माइग्रेट कर सकते हैं? मून या मार्स? यांग शिनशिन ने सोचकर कहा, पहले तो स्पेस माइग्रेशन डिफिकल्ट था, पर अब चांस है, और वो चांस था एलियंस। म्यूटेटेड ह्यूमंस के पास अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम और पावर है। जो पहले इम्पॉसिबल था, अब पॉसिबल हो सकता है। झांग ये हमेशा की तरह पहले से ही फ्यूचर की तैयारी में लग गया था। एस्केप, उसे भागना था। अगर वाकई इस दुनिया में ऐसा कोई डिजास्टर आने वाला है जो एक पूरी सभ्यता को मिटा सकता है, तो वो बेवकूफ नहीं बनेगा कि वहीं रुके और सामने से उसका सामना करे। उसका तरीका सीधा है, खुद और अपने करीबियों को लेकर किसी सेफ जगह भाग जाना। उसने माथा मलते हुए कहा, जल्दी तैयारी करनी होगी, पर चाहे वो अंडरग्राउंड सिटी हो या कोई स्पेस बेस, ये काम आसान नहीं है, और हमारी लिमिटेड ताकत से जल्दी नहीं हो सकता। ये तो सच में एक सिरदर्द है। यांग शिनशिन बोली, अपने दम पर अंडरग्राउंड सिटी बनाना मुश्किल है, लेकिन मून या मार्स बेस थ्योरी में पॉसिबल है। पर उसके लिए टाइम चाहिए। वहां एक कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम बनाना पड़ेगा, वरना वहां सरवाइव करना भी मुश्किल होगा। तभी यांग शिनशिन को कुछ याद आया। उसने झांगी की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, शायद कोई हमारी मदद कर सकता है। कौन? झांगी ने पूछा। एलॉन फ्रीमैन, उसने शांत लहजे में जवाब दिया।
ये कौन है? 30 साल पहले का वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान, जिसे आयरन मैन कहा जाता था। उसी ने मार्स कॉलोनाइजेशन की शुरुआत की थी। कई लोग मानते हैं कि वो अब मार्स पर अपनी फैमिली के साथ बस चुका है। क्या उसने पहले ही इस दिन की कल्पना कर ली थी? झांगी सोचते हुए बोला। यांग शिनशिन ने बताया, उस दौर में अमीर और पावरफुल लोग डूम्सडे के लिए तैयारी कर रहे थे। किसी ने समुंदर में आइलैंड खरीदा, किसी ने अंडरग्राउंड बंकर बनाया। मगर मेरा उस एलोन से कोई कनेक्शन नहीं, और वो मुझे क्यों मदद करेगा? भाई, आपकी पावर ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, यांग शिनशिन ने कहा। जो एलोन कर सकता है, वो हम भी कर सकते हैं। मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। फिर वो यांग को डॉक्यूमेंट डिकोड करने बोलकर जॉव केयर और लू केरान के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनकर दोनों चौंक गईं। अगर आइस एज से ही मास एक्सटिंक्शन हो सकता है, तो उससे भी बड़ा खतरा क्या आने वाला है? केरान ने पूछा। कुछ पता नहीं, इसलिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है, झांग यी ने कहा। स्पेस माइग्रेशन की बात पर केरान ने कहा, मैं मैकेनिकल पार्ट संभाल लूंगी। और लू केरान एक्साइटेड हो गई। वाओ, एक स्पेसक्राफ्ट बनाना, यही मेरा सपना था। जो चाहिए बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर थियन हाई सिटी में मटेरियल ना मिले, तो जू झेंग से लाऊंगा। झांगी जानता था कि एरोस्पेस आसान काम नहीं। लू केरान ने कहा, हम मार्स और मून तक पहुंच सकते हैं, मगर मैं सिंपल चीज नहीं बनाऊंगी। मैं तो स्पेस में घूमने वाली एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहती हूं। झांगी ने सिर पकड़ा। सेफ्टी फर्स्ट। स्पेस में अगर कुछ हुआ, तो जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। उधर जॉव केयर ने सोचना शुरू किया। हमें एक कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम बनाना होगा, सिंपल इकोस्फीयर से ज्यादा एडवांस। लेकिन झांगी की स्पेस एबिलिटी और बाकियों की पावर से यह पॉसिबल है। मैं हूं, तो मेडिकल की चिंता मत करो, उसने कहा। झांगी मुस्कुराया। बेस्ट दो, लेकिन प्रेशर मत लो, कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। मैं तो बस एडवांस में तैयारी कर रहा हूं। शायद डिजास्टर सिविलाइजेशन को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, हो सकता है कोई और रास्ता भी हो। फिर जॉकर ने गंभीरता से कहा, झांगी, अगर फ्यूचर इतना अनप्रेडिक्टेबल है, तो क्या तुम अब दूसरे लोगों से मदद लेने पर विचार करोगे? झांग ये चुप हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता थी। दूसरों की ताकत यूज करो, है ना? जो क्यूर जो कह रही थी, वो बस मदद नहीं, बल्कि कून ऑपरेशन था। मैंने डिंग फैमिली से पहले ही कून ऑपरेशन शुरू कर दिया है, यही तो प्रोग्रेस है, झांग यी ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन जो क्योर ने सिर हिलाया। तुम्हें खुद की भी एक पावर बनानी होगी, उसने अपना दायां हाथ फैलाकर समझाया। अगर कभी हम एलियन इमिग्रेशन का प्लान करें, तो बहुत मैन पावर और रिसोर्सेस चाहिए होंगे। तुम अक्सर खुद पर डिपेंड करते हो, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कभी बड़ा खतरा आया, तो हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें कुछ भरोसेमंद लोगों को ट्रेन करना चाहिए। तुम 3 मेजर बेस की बात कर रही हो? झांगी ने पूछा। सच यही था। उसके पास अभी बहुत ज्यादा रिसोर्सेस थे। युआनशी वेंस का 20% से भी ज्यादा हिस्सा उसके कंट्रोल में था, जो मिलियंस लोगों को डिकेड्स तक सपोर्ट कर सकता था। इतना ज्यादा कि बाद में उन्होंने सेंटीपीड्स को एलियन बनाने के लिए पालना शुरू कर दिया। झांगी ने सोचा था कि क्यों ना एक ग्रुप तैयार किया जाए, वफादार वॉरियर्स का। तीनों मेजर बेस से ऐसे लोग सेलेक्ट किए जाएं जो सालों से टेस्ट हुए हों और जिनमें बगावत का रिस्क ना हो। जो क्यूर बोली, पहले अपने आसपास के लोगों को ट्रेन करो, बाद में सिस्टम मैच्योर हो जाए तो बाहर के टैलेंट को भी लाया जा सकता है। झांगी ने हाथ हिलाकर कहा, अभी छोड़ो, अगर तियानहाई सिटी में बाहर के लोग आने लगे, तो कायोस हो जाएगा। पर तुम्हारी बात में दम है। थोड़े रिसोर्सेस तियानहाई के टैलेंट्स को ट्रेन करने में लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो लोग अभी बहुत वीक हैं। उसने जानबूझकर 3 बेस की ताकत घटाई थी, ताकि कभी बगावत ना हो। अब बाहर के खतरे बढ़ रहे थे, तो उन्हें थोड़ा ग्रो करने देना ठीक रहेगा। फैसला हुआ, ये काम यांग शिनशिन को सौंपा जाएगा। जॉक्योर इंटेलिजेंट थी, पर मैनेजमेंट में यांग शिनशिन ज्यादा बेहतर थी। बेस्ट लीडर्स को सेंटीपीड एसेंस देकर पावर बढ़ाओ
और उन्हें कहो भरोसेमंद एलियंस को नॉमिनेट करे, फिर उन्हें बैच में ट्रेन करो। कैरेक्टर पहले, स्किल बाद में। मुझे धोखेबाज नहीं चाहिए। जाओ क्योर ने पूछा। ये तुम्हारी टीम है, इसका कोई नाम रखोगे? झांग यी ने थोड़ा सोचकर कहा, फुइंग, मतलब छाया में रहना, सेफ्टी में रहना। उसका मकसद कोई सुपर आर्मी नहीं था, बस एक ऐसी टीम जो जरूरत पड़ने पर बेस बनवाने में मदद करे और सिक्योरिटी दे। लेकिन उसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस थे कि उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो आधे रीजन जितना कंट्रोल कर रहा है। अगले कुछ दिन शांति से बीते। अगर कोई बड़ी घटना ना हो तो आज की दुनिया में आइप्सिलॉन्स रेयरली ही एक्टिव होते थे। एक दिन ब्लिजर्ड सिटी से न्यूज आई। झांग यी ने खुद उन्हें कुछ भेजने को नहीं कहा था, लेकिन ट्रस्ट दिखाने के लिए जू जेंग उसे रोज वर्ल्ड न्यूज भेजता था। टीवी पर एक न्यूज आई जिसने झांग यी को चौंका दिया। कुछ महीने पहले वो साउथ वेस्ट रीजन गया था, जहां स्टार आइलैंड फॉग वैली में कुछ अजीब हो रहा था। धुंध कई 100 किलोमीटर में फैल गई थी। उसे यकीन हो गया था कि वहां कोई पावरफुल सिविलाइजेशन छिपी है। ईस्ट सी रीजन के लोग भी वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। उसे लगा था अगर सूझाकू दियांग हान जिंदा लौटता है तो वो अगला आइप्सिलॉन बन सकता है। पर असल में जो आइप्सिलॉन बना वो था ब्लू ड्रैगन शू शियाओलोंग, जिसे एक बार अपने पावर को फोर्स करके आइप्सिलॉन की सीमा को टच किया था। लेकिन उसके बदले सिर्फ 5 साल की जिंदगी मिली थी। वो स्टार आइलैंड मिशन पर गया और वहां सोर्स ऑफ गॉड हालिश हासिल करके पूरा आइप्सिलॉन बन गया। अब उसकी सारी चोटें भी ठीक हो चुकी थीं और स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ गई थी। वाओ सरप्राइजिंग, झांग यी ने खुद से कहा। लेकिन ये तो लॉजिकली सही था। जो आज तक जिंदा है वो कोई आम लोग नहीं है। कमजोर लोग तो बहुत पहले ही मर गए। ये बंदा वाकई में कमाल है। शायद इसकी फ्यूचर ग्रोथ शुआनवू से कम नहीं होगी। अब ईस्ट सी रीजन में 3 आइप्सिलॉन होंगे। बहुत अच्छा है। चियांगन रीजन का हाल थोड़ा बुरा था, लेकिन झांगी को उसकी परवाह नहीं थी। वो खिड़की के पास जाकर दूर समुद्र की ओर देखने लगा, जहां कहीं दूर उस घनी धुंध में छिपा था स्टार आइलैंड। अचानक उसे एक डरावना चेहरा याद आ गया। ड्रैगन किंग मरने से पहले की आखिरी चीख। झांगी, मैं तुमसे नफरत करता हूं। क्या तुम्हें लगता है मुझे मारने से सब खत्म हो गया? नहीं, तुम भी एक दिन मेरी ही तरह मरोगे, और उससे भी बुरी मौत। तुम्हारे ऊपर निशान लग चुका है, तुम बच नहीं पाओगे। झांगी का चेहरा सख्त हो गया। साले, मर के भी शाप दे गया। अब तो तुझे बिल्ली का खाना बनना ही था। डरावना सपना देखा क्या? झांगी के पास से जोऊ कैर की थोड़ी सुस्ती भरी आवाज आई। वो अपनी नींद से भरी आंखें मसलते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती है। सिल्क की रजई भी उसके सुंदर शरीर और नाजुक स्किन को नहीं छुपा पाई। ने गहरी सांसें ली, तब जाकर वो शांत हुआ। वो बड़बड़ाया, ड्रैगन किंग ने मरने से पहले जो बातें कहीं, उनका मुंह पर गहरा असर हुआ। मैंने फिर से उस शख्स को सपना देखा। शिंगदाओ वुगु, वो मुझे मारने आ रहा था। जोकेर थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने झांगी को अपने नर्म बदन से कसकर पकड़ लिया। सब ठीक हो जाएगा, ये हम सब बेहतर होंगे। डोंगहाई रीजन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स। बिजली की एक तेज चमक के साथ चिंगलोंग अचानक बिस्तर से उठ बैठा। उसका दम फूल रहा था, उसका ऊपरी शरीर मसल से भरा हुआ और जख्मों से ढका था। उसने अपनी छाती छूकर देखा, दिल अभी भी धड़क रहा था। तब जाकर चैन की सांस ली। वो खिड़की की ओर गया और समुद्र की तरफ देखा। डोंगहाई सिटी समुंदर किनारे साफ नजर आ रही थी, और उस समुंदर के पार शिंगदाओ का इलाका था। वो लहरों को देखता रहा। सतह पर सब शांत था, पर नीचे कुछ हलचल जरूर थी। क्या ये सब अभी तक खत्म नहीं हुआ? अगले कुछ दिनों में झांगी और उसकी टीम ने खुद को और मजबूत बनाने में जी जान लगा दी। साथ ही उन्होंने टियानहाई सिटी में लोकल टैलेंट्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। शुरुआती बैच में शियाओ होंगलियन, शिंग थियान और लू दहाई जैसे लोग शामिल थे। सेंटीपीड की एसेंस का छोटा सा हिस्सा भी उनकी ताकत को काफी हद तक बढ़ाने के लिए काफी था। जल्द ही तीनों बेस में एलियन पावर बढ़ेगी और पूरे टियानहाई का लेवल ऊपर जाएगा। झांगी खुद ये सब करना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने यांग शिनशिन को ये जिम्मेदारी दी। उसे यांग शिनशिन पर पूरा भरोसा था।
साउथ वेस्ट रीजन से लौटे अब 4 महीने हो चुके थे। टियानहाई सिटी में एक जाना पहचाना फिर भी नया मेहमान आया। पहचाना इसलिए क्योंकि वो झांगी का पुराना दोस्त था। नया इसलिए क्योंकि वो पहली बार इस शहर में आया था। ये मेहमान था डेंग शेनतोंग। उसने पहले एक वीडियो कॉल किया, बताया कि वो कुछ जरूरी बात करने आना चाहता है। इजाजत मिलते ही वो सीधे गाड़ी से चला आया। गाड़ी से आना चुना, इसका मतलब वो किसी ऑफिशियल काम से नहीं बल्कि पर्सनल मकसद से आया है। डेंग फैमिली ने हमेशा झांगी की मदद की है और झांगी ने भी उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। दोनों के बीच पुराना लेन देन रहा है। सुबह जब उसकी गाड़ी युनक्वे मैनर के गेट पर रुकी तो वो अंदर आया और बोला, तेरी जिंदगी तो किसी सम्राट से भी ज्यादा लग्जरी है। यहां तक कि मेरे अंकल की लाइफ भी तेरे आगे कुछ नहीं। झांगी मुस्कुराया, उसे सोफे पर बैठाया। ये सब स्ट्रेंथ और रिसोर्स के दम पर है, लेकिन तेरा आना थोड़ा सरप्राइजिंग है। जो कैर 2 कप हॉट कॉफी लाई और फिर चुपचाप बाहर चली गई। जब मर्दों की सीरियस बात हो रही हो तो वो बिना कहे वहां नहीं रुकती। कोई भी समझ सकता था डेंग शेंतोंग यहां दोस्ती निभाने नहीं, किसी जरूरी बात के लिए आया है। वो बैठा, कॉफी की एक चुस्की ली और बोला, मैं फजूल में नहीं आया, इस बार कुछ बहुत जरूरी बात है। झांगी ने उसे घूरा। सीधा बोल, तू जानता है मैं गोल गोल बातें पसंद नहीं करता। डिंग शेनतोंग ने जवाब देने से पहले एक लोहे की छोटी सी बॉक्स निकाली और उसे बड़े ध्यान से खोला। उसमें एक पुराना पीला कागज था। उसने वो पेपर उठाया और झांगी को दिया। पहले इसे देख। झांगी ने पेपर को छूते ही उस पर कुछ सुपर नेचुरल पावर की हल्की झलक महसूस की। ये क्या है? कागज पुराने जमाने का लग रहा था, लेकिन ज्यादा पुराना भी नहीं, क्योंकि झांगी कुछ शब्द पहचान सका। कहना क्या चाहता है? डेंग शेनतोंग गंभीर हो गया। इस पर जो पावर है वो 600 साल पुराने किसी आदमी की है। यानी प्राचीन समय में भी म्यूटेंट्स मौजूद थे। झांग ही थोड़ी देर शांत रहा, फिर हंस पड़ा। ये कोई नई बात नहीं है। बायोलॉजिकल म्यूटेशन हमेशा से होती आई है। जरूरी नहीं कि पहले बड़े स्केल पर होता, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेशल लोग जरूर पैदा होते थे। डेंग शेनतोंग मुस्कुराया, लेकिन अगर तुम उसका नाम जानते तो इतना शांत नहीं रहते। ओह, तो बताओ, कौन है वो? झांगी ने भौहें उठाई। आंखों में थोड़ी दिलचस्पी झलक रही थी। उसका नाम था वांग शौरन। सब उसे वांग यांगमिंग कहते हैं। ये सुनकर झांगी थोड़ा सीरियस हो गया। वांग यांगमिंग का नाम हर पढ़े लिखे हुआशू सिटीजन जानता है। वो माइंड स्कूल का फाउंडर था और हिस्ट्री में 2-2.5 सेंट्स में गिना जाता है। उसने लाइफ में 3 ग्रेट अचीवमेंट्स हासिल की थी, नेचर, मेरिट और वर्ड्स को स्थिर किया। तुम कहना चाहते हो कि वांग यांगमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वाला था। हिस्ट्री में लिखा है लॉन्गचांग में उसने नाइट में हार्ट इज ऑन की रियलाइजेशन पाई और हाफ एन आवर तक उसका साउंड दूर तक सुना गया। लोग मानते थे ये सब स्टोरी है, पर अब लगता है उसने सच में ब्रेक थ्रू किया था। वो पेपर की ओर इशारा करता है, यही इसका प्रूफ है। झांगी ने उस पेपर में टाइम की ब्रीथ महसूस की। ये फेक नहीं था। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कोई हिस्टोरिकल फिगर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था? तुम इससे क्या साबित करना चाहते हो? तुम इसका मीनिंग समझ पा रहे हो? डेंग ने पूछा। झांग यी ने सिर हिलाया। ये वांग शौरन की शिनशुए का हिस्सा है। इसमें इनर अवेयरनेस की बात है, ना कि आउटर वर्ल्ड से अटैचमेंट की। ये वर्जन पब्लिकली सर्कुलेटेड बुक से डिफरेंट है, शायद ओरिजिनल। सो डेंग ने धीरे से कहा, हमने पिछले 2.5 सालों में एलियन बीस्ट्स और म्यूटेटेड नेचर पर काफी रिसर्च की है। हमें पता चला सुपर पावर बाहर से नहीं, अंदर से आती है, ह्यूमन बॉडी से। अब हमने इसे बेसिकली कंफर्म कर लिया है और पावर को कंसंट्रेट करके फास्ट ग्रोथ दी जा सकती है। झांगी बोला, यू मीन दूसरों की पावर लेकर किसी एक में ट्रांसफर करना? यस, डेंग ने कहा, लेकिन हमारा मेथड ज्यादा एफिशिएंट है। बट अभी भी प्रॉब्लम यह है कि टॉप लेवल एलियन को बनाने के लिए डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। झांगी ने पूछा, तो शिनचुए का इससे क्या कनेक्शन है? हम पुराने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल और उनकी थ्योरीज को ट्रैक कर रहे थे, डेंग बोला,
और वांग यांगमिंग इकलौता पर्सन था जिसने पावर को एक थियोरेटिकल फ्रेम में बदला। उसका मानना था इनर क्लैरिटी से ही ट्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट आता है। वो कहता था कि एवरीवन इस स्टेट तक पहुंच सकता है, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं। झांगी ने कहा, सो यू आर सेइंग शिनशुए एक थियोरेटिकल गाइड है फॉर सुपर पावर डेवलपमेंट? एग्जैक्टली। डेंग ने सिर हिलाया। झांगी ने उसकी आंखों में देखा, बट वो बुक अब तुम्हारे पास नहीं है, और वो किसी बहुत टफ प्लेस में है जहां तुम खुद नहीं जा सकते। सो तुम मुझसे हेल्प मांगने आए हो, राइट? डेंग ने ताली बजाई। वाह, यही है फेमस कायोस, एकदम कैरेक्टली पकड़ लिया। झांगी मुस्कुराया, बट मैं क्यों हेल्प करूं? स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है, बट नो सॉलिड एविडेंस कि शिन शुए पर टाइम और रिसोर्स इन्वेस्ट किया जाए। और अगर मुझे मूव करना है तो ये एटलीस्ट एस लेवल मिशन होना चाहिए। देंग की आंखों में एक ग्लो आ गई। ये नो नहीं था, ये एक ओपनिंग थी। मेरे पास कुछ दिखाने लायक है, कहकर उसने अपनी हथेली में पावर जमा की। एक ब्राइट लाइट बनी। झांगी थोड़ा सरप्राइज हुआ। तुम्हारी पावर बढ़ गई है। लास्ट टाइम वो 9,500 पॉइंट्स पर था, अब लगभग 9,900। पर झांगी अभी बोला, जस्ट फ्रॉम दिस पेपर यू थिंक मैं इतनी इजीली मान जाऊं? देंग ने सिर हिलाया। नहीं, ये एक वुमन की वजह से था। वो सिर्फ एक बार ओरिजिनल शिनशुए से टच में आई और उसे ऐसी पावर मिली जो मिरेकल से कम नहीं थी। झांगी, एक ट्रू सेंट कैन नॉट बी जज्ड बाय कॉमन सेंस। दिंग शेनतोंग ने झांगी को एम्बर से हुई मुलाकात के बारे में बताया, जिसे सुनकर झांग हैरान रह गया। दुनिया में कई चमत्कारी मौके होते हैं जो हर किसी को नहीं मिलते। देंग को मिला तो इसमें कुछ अजीब नहीं। हर इंसान की अपनी कहानी होती है और वो अपनी दुनिया का हीरो होता है। शिनशुए यानी दिल का अध्ययन नियोन देश के ग्रेट लियांगडू नेशनल म्यूजियम में रखा है। यह हमारा राष्ट्रीय खजाना है, चाहे कोई भी कारण हो, हमें इसे वापस लाना ही होगा। देंग की आंखों में संजीदगी थी। इस मिशन में तुम्हारे लिए कोई बड़ा रिस्क नहीं है। तुम्हारी ताकत से तो तुम पूरे नियोन को अकेले हैंडल कर सकते हो। बस कोलंबिया नेवी की फ्लीट थोड़ी रुकावट डाल सकती है, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना? झांग सोच में पड़ गया। अगर वाकई शिनशुए वांग यांगमिंग जैसे संत की असाधारण सोच से जुड़ी थी, तो उसका महत्व बहुत बड़ा है, और यह हुआशु देश की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। झांग ने कहा, अब समय आ गया है जो हमारे पूर्वजों से छीना गया था उसे वापस लेने का। यह सिर्फ ताकत की बात नहीं थी, ये इज्जत और गौरव का सवाल था। उसने देंग की ओर देखा। मैं मानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन अगर कुछ गलत निकला तो कीमत भी तुम्हें चुकानी होगी। मैं तुम्हें इस मिशन में शामिल होने देता हूं, लेकिन रिजल्ट चाहिए। देंग मुस्कुराया। बिल्कुल, अगर मैं गलत साबित हुआ तो अपनी जान तक दे दूंगा, और हां, मैं कुछ गिफ्ट भी लाया हूं। उसने एक छोटा सिल्वर बॉक्स निकाला। ये देंग टेक्नोलॉजी का नया रिसर्च प्रोडक्ट है। इससे 9,500 पॉइंट से कम ताकत वाले लोगों की पावर बढ़ सकती है। तुम्हारे कुछ दोस्तों के लिए परफेक्ट रहेगा। झांग ने मुस्कुराकर बॉक्स रख लिया। ये वाकई काम का था। फैटी शू और अंकल यू जैसे साथी जिनकी पावर लिमिटेड थी, उनके लिए ये मददगार साबित हो सकता है। झांग ने कहा, मिशन की प्लानिंग तुम करो, कब और कैसे जाना है मुझे बस बताओ, मैं एक्शन में रहूंगा। डेंग ने सिर हिलाया। मैं सब प्लान कर लूंगा। नेशनल ट्रेजर जितनी जल्दी लौटे उतना बेहतर है। बात खत्म होते ही झांग ने घर आकर सभी साथियों को यह खबर दी। अंकल यू सबसे पहले उछले। इस बार मुझे साथ ले चलो, नियॉन वालों को सबक सिखाना जरूरी है। झांग मुस्कुराया। अब उनके पास लड़ने लायक ताकत नहीं बची। स्टार आइलैंड की जंग के बाद उनका टॉप लेवल पावर खत्म हो चुका है। बस एक नई आइप्सिलॉन रिपोर्ट आई है। नाम है ईविल बॉय। यांग शिनशिन बोली। नाम सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ये उनका स्टाइल है। डीमन कोर्ट नाम की ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है वो, पर उसकी असली पावर का कोई डेटा नहीं है। झांग ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे पास भी 2 आइप्सिलॉन और एक क्वाजी आइप्सिलॉन है, और मैं खुद ब्लैक चेरियट क्लास का म्यूटेंट हूं, 20,000 पॉइंट्स पावर के साथ। इस प्लेनेट पर शायद ही कोई इंसान हो जो उसे रोक सके। टीम में लियांग यूए
यांग शिनशिन, जो केयर, मुयान, हुआ हुआ, अंकल यू और फैटी शू, ये सभी उसके साथ नियॉन जाने वाले थे। घर पर यांगसिया, जो हैमी और लू केरन रहेंगे। साथ ही वो लड़की जिसे नाश कंट्री से लाया गया था, उसे भी इंसानी भाषा सिखाने की जिम्मेदारी इनकी थी। झांग ही ने टीम तैयार कर ली थी और देंग शेंतोंग ने जल्दी ही इंटेलिजेंस और कॉम्बैट प्लान्स भेज दिए। इस बार असली खतरा नियॉन की डीमन कोर्ट नहीं, बल्कि कोलंबिया नेवी से बच निकलना था, क्योंकि उनके पास अब एक नया एप्सिलॉन क्लास म्यूटेंट है, पहले वाला बिलीड किड, जो अब पियर्सर कहलाता है। अगर जांग खुद एप्सिलॉन न बना होता तो उससे निपटना मुश्किल होता। साथ ही ओशन फ्लीट का मजबूत सपोर्ट और कैडिलियस जैसे पुराने वॉरियर से ये मिशन और भी टफ हो सकता है। इसलिए देंग का प्लान था कि जांग एक छोटी टीम के साथ चुपचाप नियॉन की राजधानी ईदो में जाए और पहले शिनशुए का लोकेशन कंफर्म करे। दुनिया के अंत के बाद हालात बहुत बदल चुके थे। हो सकता है वो अब म्यूजियम में हो ही ना। कुछ दिन बाद देंग शेंतोंग अपनी टीम के साथ तियानहाई सिटी पहुंचा। इस मिशन को ब्लिजार्ड सिटी के नाम पर नहीं, बल्कि देंग फैमिली की तरफ से अंजाम दिया जा रहा था। टीम में बाई चुन्यू और दो चौंकाने वाले लोग भी थे, बाइली चांगचिंग एंड व्यूदी। कैप्टन, उन्होंने झांग को देखकर सलाम किया। झांग ने पूछा, अब ये तुम्हारे अंडर में है? दिंग हंसते हुए बोला, तुम टेंकू स्क्वाड के कैप्टन हो, पर ज्यादातर मिशन में तुम नहीं होते तो ये लोग मेरे साथ रहते हैं। झांग ने दोनों से हाथ मिलाया और पूछा, कितनी पावर है अब? बाइली बोला, सिर्फ 9,200 पॉइंट्स तक पहुंचा हूं। वूडी ने गर्व से कहा, 9,300 पॉइंट्स। जू शुआई ने कहा है, 9,500 पर खुद की टीम बना सकता हूं। झांग मुस्कुराया, बयान जुमू ने कहा था, तुम्हारा टैलेंट सबसे खास है। तुमने उसे निराश नहीं किया। वूडी ने गंभीर होकर कहा, ब्लैक रोब स्क्वाड फिर से बनानी है। इसके बाद झांग ने अपने स्पेशियल एबिलिटी से सबको लेकर ईदो की ओर ट्रैवल किया। हर 4,000 मीटर की दूरी पार करके वे नियॉन आइलैंड्स पहुंच गए। ऊपर से देखने पर आइलैंड पूरी तरह बर्फ से ढका था, बस कुछ शहर ही चालू थे। जियांगवाई के पास पहुंचकर वे हैरान रह गए। शहर पूरी तरह जीवंत था, लोग हंसते बोलते घूम रहे थे। झांग को कुछ अजीब लगा, सब कुछ नॉर्मल कैसे लग रहा है? डेंग ने बताया, इदो नियॉन का सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस था, डीमन कोर्ट का हेडक्वार्टर भी। झांग बोला, शायद ठीक कह रहे हो, पर कुछ गड़बड़ तो है। उन्होंने डिसाइड किया, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, रात में म्यूजियम की जांच करेंगे। दोपहर में सबने अपने अपने हिसाब से इंटेल जुटाने की योजना बनाई। कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए वे जुड़े रहेंगे और झांग पूरे ईदो में मिनट भर में पहुंच सकता है। फैटी शू ने पूछा, बॉस, कहीं भी जा सकते हैं? झांग ने आंखें तरेरी, डेलाइट में ही काबू की हॉल जाना है क्या? फैटी जू अचानक उछल पड़ा और घबराकर बोला, नहीं, मैं अक्याबारा जाना चाहता हूं, जरा देखना तो है। एडो में अकिहाबारा ओटाकू लोगों का पवित्र स्थल था। एक सीनियर ओटाकू के तौर पर फैटी जू के लिए ये एक सपना जैसा था। अंकल यू ने उसे जोर से एक घूंसा मारा, चुन ली, ये टाइम मस्ती करने का नहीं है, हम यहां काम से आए हैं। फैटी जू चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो गया। डेंग शेनतोंग मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं डालयांगदू म्यूजियम अच्छे से जानता हूं, मैं वहां की टीम लीड कर लूंगा। बाकी सब अलग अलग इलाकों में इन्वेस्टिगेशन करे, अकिहाबारा भी जरूरी जगह है। झांगी ने गंभीर होकर कहा, तो काबू की हॉल में भी भीड़ हो सकती है। डेंग शेनतोंग हंसते हुए बोला, वो आज रात के लिए रखो। टीमें बन गईं, झांगी जो कैर एन यांग शिन के साथ, फैटी जो अंकल यू और हुआ हुआ के साथ, लियांग यू मुयान के साथ और डेंग शेनतोंग अपनी टीम के साथ। चारों दिशाओं में टीमें एडो कैसल की छानबीन करने निकल पड़ी। झांगी के साथ जोकेर और यांग शिन थीं, गर्म कपड़ों में लिपटी, सिर्फ चेहरा दिखता था। वे झांगी से सटकर चल रही थीं, जैसे कोई छोटा फैमिली हो। सड़कें चौड़ी थीं, लोग इधर उधर चल रहे थे, कुछ दुकानें भी खुली थीं। शीशों के पीछे से रोशनी और दरवाजे पर खड़ी साइन बोर्ड गर्ल्स कस्टमर को बुला रही थी। जोकेर ने कहा, यह फीलिंग बहुत अच्छी है, जैसे दुनिया कभी खत्म ही नहीं हुई। वो झांगी का हाथ पकड़कर बोली, चलो ना, तियानहाई सिटी को फिर से बनाते हैं।
यांग शिनशिन ने तुरंत कहा, अभी पॉसिबल नहीं है। आबादी सिर्फ 10,000 है और शहर भी तबाह हो चुका है। लेकिन शायद एक छोटा वर्जन बनाया जा सकता है, ओरिजिनल का 31 हिस्सा। झांग ये चुप रहा। उसकी निगाहें हर ओर घूम रही थीं, हर बिल्डिंग, हर शॉप, हर आदमी। क्या हम सच में पहले जैसा सब कुछ वापस ला सकते हैं? उसके मन में सवाल उठने लगा। काफी देर चलते रहे। सब कुछ असली लग रहा था, जैसे दुनिया खत्म ही नहीं हुई। पहले तो लगा शायद ये सब कोई इल्यूजन है, पर जब पास जाकर देखा तो सब लोग असली थे। इसका मतलब था कि एडो में नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी लौट आई है, ब्लिजार्ड सिटी और शैंगजिंग सिटी से बेहतर। इन्होंने ये सब कैसे किया, मुझे सीखना है। झांगी मुस्कुराया। फिर वो एक जगह पहुंचे जहां दिन के उजाले में भी नियॉन एंड लाइट्स जगमगा रही थीं। दीवारों पर मैजिकल गर्ल्स, गैल मैड्स और मेड कैफे के पोस्टर चल रहे थे। एक मेड उनके पास आई। सर, मैडम, लव हाउस में आज अंडरग्राउंड आइडल की परफॉर्मेंस है, प्लीज आइए। झांगी ने फ्लायर लिया और देखा कि वे लोग अक्कीहा बारा पहुंच चुके हैं। चारों ओर शोर, बैकपैक वाले लोग, कॉमिक स्टोर्स। एक छोटी लड़की अपने पापा को, डैड चलो लव हाउस चलते हैं, कह रही थी। दूसरी ओर एक औरत और उसका बेटा एक सेकेंड हैंड शॉप से निकले। दुकानदार ने उन्हें झुककर बाएं कहा। तभी एक एम्बुलेंस का सायरन बजा। एक एक्सीडेंट हुआ था। कुछ टीनेजर्स घायल को फर्स्ट एड दे रहे थे। एक डॉक्टर भागता हुआ आया। नाना से ऑक्सीजन लाओ। सब कुछ बहुत रियल लग रहा था, लेकिन झांगी को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था। मेड फिर से परफॉर्मेंस के बारे में बताने लगी। एक लड़की थी जिसका नाम था तेरामोन मिची। बहुत मेहनती थी। झांगी ने ब्रोशर देखा और कहा, चलो शो देखते हैं। जो केरन यांग शिन शिन थोड़ी चौंकी, लेकिन मान गई। कैफे में भीड़ थी। कुछ लोग सिर पर पट्टी बांधे हुए ग्लो स्टिक्स लेकर बैठे थे। उन्हें पीछे की टेबल पर बैठाया गया और मेड ने मेन्यू थमाया। एक आम हार्ट शेप्ड ओमुराइस की कीमत थी 1,00,000 येन। पैसे की कोई कमी नहीं थी। डेंग शेनतोंग ने सबके अकाउंट में 1 बिलियन डिजिटल करेंसी ट्रांसफर की थी। जहांगीर ने कुछ महंगे ड्रिंक्स और खाना ऑर्डर किया और मेड की मुस्कान और गहरी हो गई। जापान में मेड कैफे के कई टाइप्स होते हैं, हुआशु कंट्री से कहीं ज्यादा। यहां अगर आप पैसे खर्च करें तो आपको बहुत थॉटफुल सर्विस मिलती है। मेड्स ज्यादातर कम उम्र की स्टूडेंट्स होती हैं, 25 से ऊपर की बहुत कम। वो हमेशा मुस्कराती रहती हैं और गेस्ट्स की बातों का पोलाइटली जवाब देती हैं। झांगी ने ओमुराइस और कुछ अजीब से नियॉन ड्रिंक्स ऑर्डर किए और चुपचाप पीछे बैठकर जगह का जायजा लेने लगा। खाना आया तो उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। न सिर्फ जहर से बचने के लिए, बल्कि एलियन अटैक की भी संभावना थी। आगे की टेबल्स पर लोग बेहद एक्साइटेड थे, खासकर प्राइवेट गेस्ट्स, हाथों में पोस्टर, ग्लो स्टिक्स और जोश में झूमते हुए। जहांगीर ने सबका चेहरा देखा, कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो धीरे से टेबल के ड्रिंक्स बदलकर अपना लाया हुआ ड्रिंक पीने लगा। फिलहाल कुछ खास जानकारी तो थी नहीं, तो उसने सोचा शो एंजॉय ही कर लिया जाए। कुछ नोटिस किया? उसने यांग शिनशिन और जो केयर से इंटरनल चैनल में पूछा। जो केयर बोली, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर शायद ज्यादा नॉर्मल। यांग शिनशिन ने कहा, आइस एज के बाद लोग सर्वाइवल में बिजी होने चाहिए, इतनी एंटरटेनमेंट लाइफ थोड़ी नॉर्मल नहीं लगती। उसने अपने थिन ब्लैक ग्लव्स दिखाए। बोल्ड, यहाँ टेम्परेचर 60 डिग्री तक हो सकता है, लेकिन ये लोग सिर्फ विंटर क्लोथ्स में है। झांगी धीरे से सिर हिलाया। या तो ये सब एलियन हैं जिनमें कोल्ड रेसिस्टेंस है, या फिर किसी सुपर एलियन पावर ने सबको बदल दिया है। खैर, देखते हैं क्या होता है। उसने कॉफी का एक सिप लिया। तभी होस्ट स्टेज पर आया। मिनासान, यूनिवर्स की सबसे क्वी आइडल मिस टेरामोन दौरी आ रही है। शोर बढ़ गया। सामने की सीट्स पर कुछ लोग सिर पर सी मैन तोंग वाला बैंड पहने थे और सूट बूट वाले मिडिल एज मैन जोश से झूम रहे थे। टेरामोन नीले सफेद ड्रेस में आई, गिटार लटकाए स्टेज पर आई और बोली, थैंक यू एवरीवन। अब सुनिए मेरा नया सॉन्ग, ह्यूमंस आर ऑल मैगट्स। संगीत शुरू हुआ और कैफे की छत तक वाइब फैल गई। फैंस स्टेज के सामने उछलने लगे। डांस, ग्लो स्टिक वेव्स, मोबियस लूप्स,
सब कुछ जैसे प्रोफेशनल डांसर्स हों। जहांगी की टांगे खुद ब खुद थिरकने लगी। उसे एहसास हुआ म्यूजिक में एक ताकत होती है जो दिल को छू जाती है। यहां तक कि जौ कैर और यांग शिनशिन भी थोड़े मोहित हो गए थे। शो खत्म हुआ। टेरामोन पसीने से भीगी, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल अब भी वैसी ही थी, सनफ्लावर जैसी। उसने झुककर कहा, मिनासान, अरिगातो। कैफे से निकलते हुए एक क्यूट मेड ने चुपचाप झांगी के हाथ में एक नोट थमा दिया। जोकेर ने पूछा, भाई, क्या दिया उस लड़की ने? जांगी ने हंसते हुए नोट हवा में उड़ा दिया। एक मेलिंग एड्रेस था। चलो, और भी जगहें देखनी है। फैटी जू, अंकल यू और हुआ हुआ एडो कैसल के एक अलग हिस्से की ओर घूम रहे थे। हालांकि झांगी ने कई बार फैटी जू को समझाया था कि कबूकी थिएटर एरिया दिन में बंद रहता है, फिर भी उसका दिल नहीं माना। उसने मैप की मदद ली और अंकल यू और हुआ को वहां ले गया। हुआ हुआ एक बिल्ली है और अंकल यू को इस तरह की जगहों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो फैटी जू की बातों में आ गए। जैसे ही वो पहुंचे, देखा कि वाकई हर शॉप बंद थी। गलियों में रंग बिरंगे नियॉन साइन टंगे थे, कहीं लव हाउस, कहीं बबल बाथ सैलून और हर तरफ जिगोलो पार्लर। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला एक साइन बोर्ड था जिसमें एक रोलैंड नाम का जिगोलो दिखाया गया था, जिसने इस साल 1 करोड़ 50 लाख येन के ड्रिंक्स सेल किए थे। ओ माय गॉड, ये तो किंग ऑफ जिगोलोज लगता है, पर यह आंकड़ा 2-3 साल पुराना होगा। फैटी जू ने उदासी से सुनसान गलियों की ओर देखा। अंकल यू अब समझ गए थे कि ये कैसी जगह है। उन्होंने फैटी जू का कान पकड़ लिया। अबे चून ले, हम यहां बिजनेस से आए हैं और तू हमें कहां ले आया? फैटी जू चिल्लाता रहा, बस देखना था कि कोई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मिल जाए। हुआ ने भी गुस्से से दांत दिखाए। आखिरकार फैटी जू को वहां से हटना पड़ा, लेकिन उसका असली प्लान कुछ और ही था। थोड़ी देर में वो एक फिगर शॉप में पहुंच गया और वहां की चमचमाती फिग्यूरेंस को देखकर खुशी से चिल्लाया, ये तो हेवन है, मुझे बॉस को बुलाना पड़ेगा। अंकल यू और हुआ पीछे से आ रहे थे, एक चुपचाप, दूसरा म्याऊं करते हुए। बस एक मोमेंट, जल्दी देख लेता हूं। अंकल यू ने सिर हिलाया। सिर्फ एक मोमेंट। झांगी ने उन्हें बस इतना कहा था कि एदो में कुछ अनयूजुअल देखना है, कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं दिया था। तो यूं ही घूमते घूमते शायद फैटी जू को कुछ वैल्यूएबल मिल जाए। और वैसे भी यहां सच में बहुत सी चीजें हैं जो चाइना में नहीं मिलती। अंकल यू की नजर एक कोने पर पड़ी जहां कुछ टॉयज और मजेदार कवर्स वाली बुक्स रखी थी। उन्होंने हल्की खांसी की, चेहरा थोड़ा लाल हुआ और फिर चुपचाप आगे बढ़ गए। दूसरी ओर डेंग शेनटोंग, बाई चुन्यू और बाकी साथी दालियांगड़ू म्यूजियम के पास थे। उन्होंने कैप्स नीचे कर रखी थी, हाथ में कॉफी लेकर कैजुअली घूम रहे थे, जैसे टूरिस्ट हो। म्यूजियम के पास सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 2 गलियां दूर कुछ बिल्डिंग्स नीचे से टूट चुकी थी, एक दूसरे पर झुकी हुई थी, पर लोकल्स जैसे यूज्ड टू हो चुके हों। डिंग शेंटोंग ने म्यूजियम के सामने से गुजरते हुए बाकी तीनों से मिलकर चारों दिशाओं का सर्वे पूरा किया। कोई एलियन या आर्मी नहीं दिख रही। अगर घुसना चाहे तो मुश्किल नहीं होगा। बैली चांगचिंग बोला। बाई चुनियू ने आर्म्स क्रॉस करते हुए कहा, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो जापानीज को पता नहीं कि वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, या उन्होंने उसे कहीं और भेज दिया है। डेंग शेंटोंग ने कहा, जो भी हो, हम आए हैं तो देखे बिना नहीं जाएंगे। वो चीज हमें चाहिए, जापानीज के पास नहीं रहनी चाहिए। वूदी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना कॉशियस क्यों? हमारी मिलिट्री पावर से तो हम पूरा न्योन साफ कर सकते हैं। हम इंपीरियल डीमन कोर्ट में घुस जाएं, लीडर को पकड़ लें, नेशनल ट्रेजर छीन ले। क्यों इतना घुमा फिरा रहे हो? बैली चांगचिंग ने उसे टोका। तू आज भी इंपेशेंट है। ये हमारी टेरिटरी नहीं है, सेंसिबल बन। जांग यी भी केयरफुल है, और तू बड़ा आया कुछ भी कर लेने वाला। झांगी का नाम सुनते ही वूदी चुप हो गया। वो पहले उससे हार चुका था और अब तो झांगी और भी पावरफुल बन चुका था। तो अब क्या प्लान है? डेंग शेंटोंग ने कहा, रात को हम अंदर घुसेंगे, इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और इसमें झांग ही हेल्प करेगा।
वो कॉम्बैट में भी स्ट्रांग है और इन्वेस्टिगेशन में भी मास्टर। झांग ही को इन्फो देकर प्लान रेडी हो गया। रात को क्वाइटली अंदर जाकर पता लगाएंगे। होप है सब स्मूथली हो, झांग ही ने जवाब दिया। अब रात का इंतजार है। बाकी टीम्स भी डे टाइम इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास नहीं देख पाई, पर एदो कैसल का व्यू जरूर मिला। आज फैटी जू बहुत खुश था। शुरू में उसे डर लग रहा था कि एदो में कहीं कोई उसे पहचान न ले, लेकिन धीरे धीरे वह खुल गया। एदो कैसल की आबादी 5 लाख से ज्यादा थी और अपोकैलिप्स के बाद यह जगह सबसे कम प्रभावित हुई थी। यहां लोग अब भी ठीक से जी रहे थे। फैटी जू तो बस अकीहा बारा की ओर जाने वाले हजारों ओटाकूज में से एक लग रहा था। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उनके स्मार्ट सिस्टम ने भी नियोनन एक्सेंट की परफेक्ट नकल कर रखी थी, जिससे वो आउटसाइडर नहीं लगे। उसे एदो में घूमना बहुत पसंद आया। डेंग शेंटोंग ने उसे जो मनी दी थी, उससे ज्यादा तो वो खर्च ही नहीं कर पाया। टॉप क्वालिटी की कई फिग्योरिन्स खरीदी और फिर बाकी ओटाकू कल्चर एक्सप्लोर करने निकल गया। कबूकी थिएटर बंद होने के कारण वो नहीं देख पाया, लेकिन उसने मैप से बाकी ओटाकू हॉटस्पॉट्स ढूंढ लिए। अंकल यू चुपचाप साथ चल रहे थे, क्योंकि जांगी ने बस इतना कहा था कि नाइट तक स्टैंड बाय में रहो। कोई क्लियर मिशन नहीं दिया गया था। हुआ हुआ अंकल यू की जैकेट में घुसकर सो रही थी। अंकल यू, देखो ना, ये शॉप कितनी जबरदस्त है, फैटी जू चिल्लाया। अंकल यू ने देखा कि एक सुनसान एली में एक बार ओपन था। दोपहर के 3 बजे, जब आमतौर पर सब क्लोज होता है। शोचू बॉटल का बड़ा साइन देखकर समझ आ गया कि ये एक इज़ाकाया था। अबे तू पागल है, ऐसे टाइम में बार में क्या कर रहा है? अंकल यू ने घूर कर कहा। ये नॉर्मल बार नहीं है, फैटी जू फुसफुसाया। इसके पीछे स्पेशल किल ऑन अ डाई स्ट्रैटेजी है। मारने मरने की स्ट्रैटेजी? मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा, बस जूस। अंकल यू ने जांग यी को कॉल किया, जो उस वक्त एक मेड कैफे से निकला ही था। ड्रिंक मत करना, कुछ अजीब दिखे तो मुझे तुरंत बताना, बाकी थोड़ी इंडल्जेंस है, जांग ही ने कहा। अंकल यू ने चेतावनी दी, मिशन के दौरान शराब नहीं चलेगी। फैटी जू मुस्कुराया। ओके। असल में वो ड्रिंक्स के लिए नहीं, बल्कि वहां काम करने वाली गर्ल्स के लिए आया था। एक प्राइवेट रूम में बैठा। वेट्रेस व्हाइट किमोनो में आई, झुककर मुस्कुराई। अंकल यू एक कॉर्नर में बियर जैसा बैठा था, फेस आयरन जैसा सख्त। फैटी जू ने कहा, अंकल यू, इसे नेशनल सर्विस समझो। तू हद कर रहा है। अंकल यू एंग्री था। फैटी जू बोला, 2 भेजो, लेकिन 18 से ऊपर कोई ना हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अंकल यू गरज गया। अरे, मैं फ्रूट प्लेट मांग रहा था। फैटी जू अचानक सीरियस हो गया। मैं लूजर जैसा दिखता हूं, लेकिन मेरी एबिलिटी इंडेक्स 9000 है। आइस और स्नो म्यूटेंट हूं, इसलिए मुझे एयर टेम्परेचर में हल्की सी चेंज भी फील होती है। मैं भी टीम के लिए यूजफुल बनना चाहता हूं, इसलिए मैं वहीं गया जहां मोर पीपल थे, और मैंने कुछ नोटिस किया। ये लोग दिखते नॉर्मल है, लेकिन इनके बॉडी टेम्परेचर अजीब है। अंकल यू अब ध्यान से सुन रहा था। तेरा क्या प्लान है? उसने पूछा। फैटी जू स्माइल करते हुए बोला, एक्सपीरियंस से ही डाउट क्लियर होगा। अंकल यू की नसें चढ़ गई। इतनी बातें सिर्फ गर्ल्स से मिलने के लिए करता है। चारों टीमें एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थीं और सभी की निगाहें डैलियोडो म्यूजियम पर थीं। झांगी और उसके 3 साथियों ने एक जापानी रेस्टोरेंट में बैठकर रात होने का इंतजार किया। रेस्टोरेंट में बारबेक्यू की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन किसी ने खाना नहीं खाया। झांगी ने अपनी आंखों में दिख रहे टाइम को देखा, फिर बाहर की अंधेरा होती शाम को। बस, वक्त हो गया है। जैसे ही अंधेरा पूरी तरह छाएगा, वो लोग मूव करेंगे। दूसरी तरफ एक पब में फैटी जू दोनों बाजुओं में लड़कियों को पकड़कर जूस पी रहा था और मस्ती में एक होस्टेस की बेल्ट निकालकर सिर पर बांध ली थी। कमाल है यार, यंग लड़कियों की थाइस तो रबर जैसी लगती है, उसने हंसते हुए कहा, पर साथ ही अंकल यू को भी आंखों से इशारा किया। अंकल यू ने पब के लोगों को ध्यान से देखा। अगर सच में इनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से अलग है, तो ये इंसान नहीं हो सकते। शायद ये सब पपेट्स है, या फिर किसी एलियन टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट। उसने होस्टेस से जानबूझकर टकराकर उसका ग्लास गिरा दिया। ग्लास टूट गया और उसके कांच से लड़की की जांघ पर कट लग गया।
लड़की दर्द से चीखी और उसका खून देखकर अंकल यू का माथा ठनका। ये तो इंसान ही लग रही है, तो फिर क्या ये कोई मैसिव म्यूटेशन है? वो सोचने लगा। फैटी जू अब भी लड़कियों को छू छू कर उनकी बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहा था, पर उसकी नजरें बार बार अंकल यू से मिल रही थीं। शांति रखो, अभी कुछ करना ठीक नहीं। अंकल यू ने दूध मंगवाया, लेकिन जैसे ही पिया उसका ठंडा टेस्ट बता रहा था कि वो फ्रेश नहीं बल्कि स्टोर्ड था। आजकल ताजा दूध सिर्फ अमीरों को ही मिलता है। शाम के 5 बज चुके थे। अचानक अंधेरा ऐसे छाया जैसे किसी ने आसमान पर काली चादर डाल दी हो। तभी झांगी की कॉल आई। सब लोग डेलियोडो म्यूजियम के पास इकट्ठा हो जाओ। फैटी जू बोला, ओह, मैं तो भूल ही गया। और जाने से पहले उसने होस्टेस की थाइस पर एक बार फिर से हाथ मारा, लेकिन अब वो जगह बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। उसने होस्टेस की तरफ देखा, उसकी आंखें अब खाली थीं, जैसे किसी बंद मशीन की स्क्रीन। फैटी जू ने घबराकर उसका गाल थपथपाया, लेकिन जैसे ही थोड़ा जोर लगाया उसका सिर गर्दन से अलग होकर जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें फैटी जू को घूर रही थीं। फैटी चीखने ही वाला था कि अंकल यू ने उसका मुंह बंद कर दिया। शांत रहो, आसपास देखो। पूरा पब एकदम खामोश हो गया था। सभी लोग जैसे स्टैच्यू बन गए थे। न कोई मूवमेंट, न कोई आवाज। बाहर से बस तेज हवा की आवाज आ रही थी। पब की लाइट्स पहले झपकी, फिर एक झटके में बंद हो गईं। अंधेरे में सब कुछ डेड बॉडीज जैसा लग रहा था। तभी जांगी की वॉइस एक बार फिर कम्युनिकेशन चैनल पर आई। बहुत सावधान रहो, बाहर अजीब चीजें घूम रही हैं, सड़कों पर मत आना। उसी वक्त फैटी जू ने खिड़की से बाहर देखा। एक विशाल काली परछाई, और उसमें से एक आंख इंसान के बराबर बड़ी सीधा उन्हें देख रही थी। एक बड़ी बाह ने शीशा तोड़ा और सीधे अंदर घुसकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की। फैटी जू चीखा और उसके मुंह से बर्फीला तूफान निकला जिसने पूरे पब को तहस नहस कर दिया। हाथ उन्हें नहीं पकड़ पाया, बस पीछे की दीवार ही तोड़ पाया। भागो! अंकल यू ने फैटी को उठाया और दोनों ने फुल गियर में बाहर की ओर दौड़ लगा दी। लेकिन बाहर का नजारा देख उन्हें अफसोस हुआ। काश वो अंदर ही छुपे रहते। स्याह रात के आसमान के नीचे दिन भर चहल पहल से भरा रहने वाला एदो कासल अब पूरी तरह शांत था। सड़कों पर एक भी इंसान नहीं था और सभी घरों की लाइट्स अचानक बंद हो चुकी थीं। सिर्फ सिटी सेंटर से निकलती कलरफुल सर्च लाइट्स ग्रे धुंध को चीरती हुई आसमान तक जा रही थी। पूरा एदो किसी रहस्यमय फॉग में डूबा हुआ था। इसी धुंध में पहाड़, पेड़ और जानवर जैसे विशाल साए वीरान गलियों से भटकते हुए इधर आते दिखे। रात के सन्नाटे में भूत निकलते हैं। अंकल यू और फैटी शू पर जिसने हमला किया, वो एक 6 आर्म्स वाला मॉन्स्टर था। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन टांगे बहुत छोटी और बाजू कई मीटर लंबे थे। उसकी बॉडी काले इंक जैसी लग रही थी। चेहरे पर सिर्फ एक आंख और आधा मुंह फैला हुआ था। ओ! हमला फेल होते ही वो चिल्लाया और फिर अंकल यू अब फैटी शू की तरफ दौड़ा। अंकल यू जैसे ही एक्सोस्केलेटन आर्मर पहनकर फाइट के लिए रेडी हुआ, अचानक झांगी वहां प्रकट हो गया। यहां टाइम वेस्ट मत करो, चलो। झांगी, जो पूरे एदो सिटी में कहीं भी आ जा सकता था, सभी को इकट्ठा करने लगा। शैडो स्पेस खुला और अंकल यू और फैटी शू उसमें समा गए। जायंट घोस्ट ने अपना मुंह खोला, लेकिन झांगी ने हाथ से स्पेस लॉक खोलकर उसे हवा में तोड़ डाला। ये उसकी स्पेशल स्किल डिवाइन रियल्म प्यूरिफिकेशन थी। जैसे ही घोस्ट मरा, बाकी फॉग के मॉन्स्टर्स ने उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। झांगी को पहली बार कुछ डर महसूस हुआ। क्या यह सच में हियन पीरियड के नाइट परेड ऑफ 100 डेमॉन्स है? हालात देखकर वो पीछे हट गया और सबको लेकर दालियांगडू नेशनल म्यूजियम की तरफ भागा, जहां देंग, शेनतोंग और बाकी छुपे हुए थे। फॉग के मॉन्स्टर्स इंसानों की स्मेल से उन्हें ढूंढते जा रहे थे। देंग शेनतोंग ने होली लाइट स्लैश किया, लेकिन उससे बस थोड़ी देर की देरी हुई। झांग यी ने उन्हें भी शैडो स्पेस में लिया और फिर शहर से बाहर निकल गया। ऊपर से झांक कर उसने देखा, एदो कासल अब पूरी तरह घोस्ट टाउन बन चुका था। इंपीरियल कोर्ट और कोलंबिया नेवी को यह सब पता कैसे नहीं चला, या फिर ये सब चीजें उन्हीं के कंट्रोल में है। उसकी पावर के बावजूद झांग ये जानता था कि वो इन डेमॉन्स में अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर उसकी जगह कोई और होता
तो शायद अब तक मारा जा चुका होता। चलो, शहर के बाहर फॉग खत्म हुआ और सभी को शैडो स्पेस से बाहर निकाला। सबके चेहरे पर डर था। एडो, जो दिन में इतना नॉर्मल दिख रहा था, अचानक नर्क बन गया था। डेंग शेनतोंग ने कहा, यह नामुमकिन है। नियॉन में इतने खतरनाक क्रिएचर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं। झांगी ने उसे घूरते हुए पूछा, तुमने मुझे सिर्फ शिंगाकू की कॉपी के लिए बुलाया था? डेंग शेनतोंग ने सिर झुकाकर कहा, मैं कसम खा सकता हूं, मुझे भी ये सब पहली बार दिखा। झांगी ने माथा पकड़ा, मतलब हमारे पास जीरो इन्फो है। नाइट ऑपरेशन कैंसल। बाइचुनियू ने कहा, डेलाइट में म्यूजियम में लोग होंगे। अगर पकड़े गए तो डेमन कोर्ट और कोलंबिया नेवी हम पर चढ़ जाएगी, और अगर उन्होंने शिंगाकू ट्रांसफर कर दिया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।